नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पाई पाई करके पैसा जोड़ते हैं और पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो जिंदगी में सुकून बना रहे, एक जगह जिसे अपना कहा जा सके। लेकिन कुछ बिल्डर इस सपने पर अपनी गंदी नजर गड़ाए बैठे रहते हैं और उन्हीं बिल्डर्स में से एक है भूटानी इंफ्रा, जिसने धोखाधड़ी जालसाजी का ऐसा खेल खेला कि निवेशकों की खून पसीने की कमाई हड़प ली गई। लेकिन इंडिया न्यूज भूटानी के इस काले खेल का सच सामने लेकर आ रहा है, एक एक काले कारनामे का पर्दाफाश कर रहा है। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 90 में बने अल्फातम टावर में निवेशक से पैसे लेकर कॉमर्शियल स्पेस नहीं देने और 1 करोड़ 62 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने को लेकर एक खुलासा हुआ है, जिसके लिए नोएडा के सेक्टर 142 थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस एफआईआर में भूटानी इंफ्रा के मालिक समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा भूटानी इंफ्रा के एक काले कारनामे का इंडिया न्यूज ने खुलासा किया है, जिसमें बिल्डर और प्राधिकरण के गठजोड़ की वजह से निवेशकों के जीवन भर की कमाई हड़प ली गई है। आपको बता दें कि जिस अल्फाम थम प्रोजेक्ट को सेक्टर 90 नोएडा में बनाया गया है, इसकी परमिशन ही केवल ग्राउंड फ्लोर से लेकर 26 फ्लोर तक दी गई थी। लेकिन बिल्डर ने इसे अपने रसूख के दम पर और प्राधिकरण को अपने सामने नतमस्तक करते हुए 29 फ्लोर तक बना दिया। बिल्डर यही नहीं रुका, उसने 29 फ्लोर के बाद जो टेरिस था उसको भी सेल आउट कर दिया। अब देखिए कि अगर कोई गरीब अपने घर के बाहर थोड़ी सी जमीन पर भी प्राधिकरण की अवैध कब्जा कर लेता है तो बुलडोजर लेकर प्राधिकरण का पूरा दस्ता पहुंच जाता है और उसको मिट्टी में मिला देता है। लेकिन भूटानी इंफ्रा ग्रुप के मालिक प्रेम भूटानी के सामने प्राधिकरण के सीईओ या फिर तमाम लखनऊ के बड़े अधिकारी किसी ने भी यह हिम्मत नहीं जुटाई कि प्राधिकरण के नियमों को ताक पर रखकर सरकार को रेवेन्यू का चूना लगाने वाले इस दागे बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इंडिया न्यूज प्राधिकरण से जवाब मांगने पहुंचा। इस पूरे खेल से पर्दा उठाने की कोशिश की और हमारी टीम ने नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ सतीश पाल से भी बातचीत की, तो उन्होंने कार्रवाई की बात कहकर ही मामला टाल दिया। लेकिन इंडिया न्यूज यही नहीं रुकेगा, वो लगातार भूटानी जैसे बिल्डरों के खिलाफ ठगे निवेशकों की आवाज बन रहा है, लगातार बायर्स की आवाज को मुखरता से उठा रहा है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दो संवाददाता हमारे साथ अलग अलग शहरों से जुड़ चुके हैं। अकरम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अकरम खान के पास चलेंगे। अकरम, क्या पूरा ये मामला है, भूटानी इंफ्रा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं लेकिन अभी तक भूटानी इंफ्रा की तरफ से कोई भी सफाई सामने नहीं आई है, बावजूद इसके कि नोएडा प्राधिकरण भी साफ तौर पर इस पर संलिप्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इंडिया न्यूज लगातार इस खबर को उठा रहा है और जो दिखा रहा है कैसे लोगों के सपने का जो आशियाना था उसे सुनहरे सपने दिखाकर ठगा गया, लोगों की जो जीवन भर की कमाई थी उसको ठग लिया गया। करोड़ों रुपए की इससे इन लोगों से ठगी हुई है। अपर ग्राउंड फ्लोर और उसके अलावा 2 फ्लोर इलीगल बनाए गए हैं, जो कि नोएडा प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत किए गए मानचित्र यानी नक्शा जो है, जिसका अप्रूवल दिया गया था 2014 और 17 में। भूटानी ग्रुप और सीडीएस दोनों को जो इस अल्फाथम बनाने के लिए अप्रूवल दिया गया था उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है और इसी के नाम पर ही लोगों से ठगी की। इंडिया न्यूज ने लगातार ये भी खुलासा किया है कि जो टेरिस है जिसे पानी की टंकी या ममकी के लिए अप्रूवल दिया गया था, लेकिन उसको भी बिल्डर ने कमर्शियल स्पेस और वर्ल्ड इंफिनिटी पूल के नाम पर लोगों को करोड़ों रुपए ठग लिए। उस पे जिस प्रोजेक्ट को जिस फ्लोर को लेकर प्राधिकरण ने नक्शा ही पास नहीं किया और उसे सिंगापुर की तर्ज पर बताकर इंफिनिटी पूल के नाम से लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए। लेकिन ये सब लगातार इंडिया न्यूज उठा रहा है और बायर्स जो अपनी जीवन भरी कमाई जिन्होंने बिल्डर ने हड़प ली उससे, वो लगातार कैमरे के सामने आके कह रहे हैं। और देखिए, अब हैरानी की बात यह है कि आज जो नोएडा प्राधिकरण के एसीओ हैं वो खुद कह रहे हैं कि उनके पास अभी तक शिकायत नहीं आई। लगातार खबर चल रही है, लगातार बायर्स जो है वो शिकायत कर रहे हैं और ऐसे में उनका एक ये
अनोखा और कहे तो मिली भगत वाला बयान सामने आया है कि उनके पास अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की। आज जब हम लोगों ने यहाँ पहुंचकर इनसे कहा और बताया कि इस तरह जी से गोलमाल हुआ है, तो उन्होंने कहा कार्रवाई करी जाएगी, जांच करवाएंगे पहले। तो अब ये सवाल उठता है क्योंकि इसमें जीएसटी की भी चोरी है और जो एग्रीमेंट बनाए गए हैं उसमें स्टाम्प की भी चोरी है। तो तमाम जो विभाग है, नोएडा प्राधिकरण हो, जिला प्रशासन हो, आखिर कहाँ सो रहे हैं, क्यों बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे, ये सब एक बड़ा सवाल है। जिस तरह के बायर्स लगातार जुड़कर अपनी जो उनके साथ ठगी हुई उसको बता रहे हैं। और एक खास बात ये हो रहा है कि जो अब तक की हमने पड़ताल की, जो लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि भूटानी ग्रुप के निशाने पर एनआरआई और जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं वही होते हैं, उनसे ही ज्यादा ठगी की गई है प्रोजेक्ट में। क्योंकि एनआरआई जो होते हैं वो फिजिकली वहां पर पहुंच नहीं पाते जो प्रोजेक्ट है, और उन्हें जो सब्जी बाग दिखाया जाता है, जो सोशल मीडिया पर या डिस्प्ले एड के जरिए उन्हें जो प्रचार किया जाता है, उसी के फंसे में वो आ जाते हैं और यहीं से उनके साथ जो ठगी का खेल है वो शुरू हो जाता है। अब से पहले भी नोएडा के सेक्टर 142 में अल्पसंख्यक इसी प्रोजेक्ट को लेकर एक बायर्स ने शिकायत की थी, जिनका कहना था कि टेरिस पर उन्हें इंफिनिटी पूल के नाम पर पैसे लिए गए करोड़ों रुपए, और जब वो उन्हें पता लगा कि वो है ही नहीं, इसके बाद उन्होंने रेरा कोर्ट में भी एक बात दाखिल किया। और देखिए हैरानी की बात यह है, बाद में भी जब बिल्डर को नोटिस जारी किया गया और रेरा कोर्ट पहुंचा बिल्डर, तो उसने एक झूठा हलफनामा दे दिया कि जो निवेशक है जिसने शिकायत की है, वाद दायर किया है, उसने इंफिनिटी पूल के लिए जो अमाउंट दिया था वो पूरा नहीं दिया, इस वजह से हमने उसे जगह नहीं दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब नक्शे में ही इंफिनिटी पूल की परमिशन नहीं है, तो आखिर क्यों बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्यों लोगों से पैसे ठग रहा है, इसको लेकर भी कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन वहां भी ये बच निकला और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं छोटी मछली से लेकर बड़ी मछली तक जी सब भूटानी ग्रुप के कब्जे में है, और इसीलिए जो अब तक सैकड़ों बायर्स हैं वो चद्दर की ठोकर खा रहे हैं। जी ठीक है अकरम। अली भी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। अली, इस पूरे मामले को लेकर यह भी खुलासा हो रहा है कि जो लेन देन की जो प्रक्रिया थी, जब उन्होंने खरीद बिक्री की जो प्रक्रिया थी, जो ऑफिस खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे, उसमें कैश के थ्रू लेन देन हुआ था। ये क्या बताता है? बिल्कुल, जो ये मामला आपके सामने आया है, थाना 142 का ये मामला था, जहां पे मुकदमा पंजीकृत करा गया था। और जो शिकायत करता है, उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उनसे सिर्फ मात्र 10 लाख रुपए का ही अमाउंट कैश लिया गया था चेक के द्वारा, बाकी सारा अमाउंट कैश में लिया गया था। आप समझ सकते हैं 1,52,00,000 रुपए का कैश अमाउंट लिया गया। कैश अमाउंट लेने के पीछे की क्या वजह है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कैश अमाउंट सिर्फ इसीलिए लिया गया कि कहीं जाके वो शिकायत ना कर पाए, क्योंकि कैश अमाउंट का कोई भी सबूत नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी कैश अमाउंट लिया गया? तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सबसे बड़ा सवाल जो अधिकारी जिनकी देखरेख में ये बनना था, उनके सामने उन पे सवाल खड़ा होता है कि कैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार इंडिया न्यूज की टीम उस पर विजिट कर रही है, वहां प्रमुखता से हम लोग इसकी खबर चला रहे हैं, उसके बारे में सारी जानकारियां दे रहे हैं। बायर्स लगातार अपनी शिकायत, अपना दर्द रख रहे हैं, पर अभी तक भी कोई कार्रवाई भूटानी ग्रुप पे और सीबीएस इंटरनेशनल के ऊपर नहीं की गई है। जब इंडिया न्यूज की टीम ने अथॉरिटी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने सिर्फ ये कह के इस बात खत्म कर दिया कि हम इसमें जांच करवा के आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कार्रवाई कब होगी, कब जो बायर्स हैं जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई इसमें इन्वेस्ट करी है, कब उनके पैसे उन्हें वापस मिलेंगे, या उन जिस चीज के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं उनकी स्पेस उन्हें मिल पाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। ठीक है। हमारे साथ शकील अहमद भी जुड़ चुके हैं, बायर हैं, एक कह ले कि एक विक्टिम है। शकील जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी तक वो शिकायतकर्ता जिन्होंने शिकायत खुलकर सामने आकर पुलिस से शिकायत की है, प्रशासन से शिकायत करी है, बस उनके नाम ही निकलकर सामने आ रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस भूटानी इंफ्रा कंपनी का शिकार हुए हैं, जो लोग विक्टिम बने हैं, कितने ऐसे लोग होंगे? सर, शकील जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मुझे आ रही है आवाज जी। अभी देखिए सर, मेरे नॉलेज से अभी तो 300-400 लोग तो हम ही लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, और सभी के साथ धोखाधड़ी हुआ है। किसी को टाइम पे रेंट नहीं मिल रही, किसी को पोजीशन नहीं मिल रही है, रजिस्ट्री तो एक भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हुई है। सवाल ये है कि इतने साल प्रोजेक्ट को पूरा हुआ अभी तक रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही? जी जी शकील, ये बताइए कि कैश में लेन देन को क्यों बोला जा रहा था? जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इंफ्रा कंपनी के जो प्रतिनिधि थे, जो पैसे की लेन देन की बात कर रहे थे, वो कैश के लिए क्यों बोल रहे थे? कैश में लेन देन की प्रक्रिया क्यों हो रही थी? जो ट्रांजैक्शन है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मेरी तो ट्रांजैक्शन 2016 की है।
तो आपने किस थ्रू, आपने क्या ऑनलाइन पेमेंट की थी, कैश के थ्रू पेमेंट की थी, आपकी पेमेंट की क्या प्रक्रिया थी? सर हमारी पेमेंट क्लियर है, नो ड्यूज है हमारे पास। तो पेमेंट हमारा मोड जो बैंकिंग था वही था। तो क्या जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने पैसे दिए थे वो प्रॉपर्टी आपको मिल चुकी है? सर प्रॉपर्टी नहीं मिली है, अभी तक पोजीशन नहीं हुआ है। हमारी प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से 2022 से रेंट आउट है, जिसकी किराया भूटानी खुद दे रहा है, हमें किराया नहीं मिलता। उसकी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है पोजीशन देने का। यानी कि लेकिन अभी तक ये उसके मामला, ऑर्डर को भी शकील जी, नहीं- ये मामला कोई नया मामला नहीं है, आपका मामला काफी पुराना नजर आ रहा है और अभी जी हाल ही में और नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। जी जी। ये बताइए शकील जी, नोएडा प्राधिकरण भी इसमें संलिप्त नजर आ रहा है, क्योंकि उनको जितने फ्लोर्स बनाने की अनुमति दी गई थी उससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सर नोएडा अथॉरिटी यानी प्राधिकरण बिल्कुल शामिल है, और एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से शामिल है। क्योंकि अगर लिस्ट ऑफ आरटीआई देखेंगे, हम लोगों ने, कई लोगों ने मिलके कितने आरटीआई डाले हैं नोएडा अथॉरिटी को, सिर्फ ये बताने के लिए कि इनकी अप्रूवल कितनी थी। मैक्सिमम आरटीआई के रिप्लाई नहीं है, एक दो के आए हैं। इवन मेरे जो आरटीआई है उसके रिप्लाई नहीं आए हैं। हमारे दो फ्रेंड डाले थे, उनका रिप्लाई आया है कि G+26 की परमिशन है। और ठीक है। सर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, G+26 की अप्रूवल है, सेंशन प्लान है। हमें समझ में नहीं आता फायर डिपार्टमेंट ने कैसे इसको एनओसी दे दिया, और अभी तक एनओसी, इसको ओसीसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे मिल गया इसको सीसी। और शकील अगर जी, ये चीज मिल चुकी है जी तो रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है? शकील जी, कल एक और गेस्ट बायर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, आपको भी जी। क्या मास्क लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर, मैं डरता नहीं किसी से। नहीं, वो भी नहीं डरते, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं किसी से नहीं डरता हूं। मेरे कहने का सवाल ये है कि क्या आपको इस तरह की, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और आप खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं, क्या आपको इस तरह की कोई धमकियां, इस तरह की कोई चीजें भी मिल रही हैं क्या? सर धमकी तो ये खुलेआम देते हैं। जी। इनके ऑफिस जाने के बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं है, और आपको कहेंगे आपको जो करना है कीजिए। तो हमारे पास तो कोई रास्ता बचता नहीं है, या तो हम पुलिस के पास जाएंगे, वहां कुछ सुनवाई नहीं है। कोर्ट में जाने के बाद एक एक साल ऑर्डर लेके बैठ जाती है कोर्ट। अब क्यों बैठती है कोर्ट, इसका रीजन तो कोर्ट ही अच्छी तरह बताएगी। सूरजपुर कोर्ट में भी हमारे एक मैटर चल रहे हैं 2024 से, उसमें भी कोई ठोस कार्रवाई और सुनवाई नहीं है। शकील जी, क्या आप कोई हालिया वाकया हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? आपको फोन के थ्रू धमकियां मिल रही हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मिल रही है, सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही हैं? नहीं सर, जब से ये हमारा केस पेंडिंग है कोर्ट में, अभी जब से ऑर्डर आई है, जब रेरा ने इनको 24 अप्रैल 2025 को ऑर्डर पास किए 45 दिन के अंदर कंप्लायंस पूरा करने के लिए, तो हमारी इनके ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी। जी। उस मीटिंग में जब कोर्ट ने लिखा है कि आप सारी फैसिलिटी पूरा करके इनको 45 दिन के अंदर रजिस्ट्री दो, डिले पेनाल्टी दो और पोजीशन दो, बट ये इनका कहना था कि हम अभी रजिस्ट्री करने के कंडीशन में नहीं है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, सारी फैसिलिटी हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि स्विमिंग पूल हमारा बनेगा नहीं छत पे, हमारे पास उसकी सेंसन नहीं है, तो आपने बेचा क्यों था? वो कह रहे हम पूरा कर नहीं पाएंगे और रजिस्ट्री में अभी डिले होगी, ठीक तो है। कोर्ट के कंप्लायंस हमसे अभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो उनके 10 तरह के अपने अपने प्रॉब्लम थे, और कोर्ट के कंप्लायंस उनको पूरा करना उनके लिए जरूरी भी है, और मुझे नहीं लगता कि मुश्किल भी है। मुश्किल ये है कि रजिस्ट्री रुकी हुई है। ठीक है। अकरम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अकरम, अगर नोएडा प्राधिकरण की बात करें, अगर कोई गरीब, कोई लाचार व्यक्ति प्राधिकरण की 1 इंच जमीन भी अगर अतिक्रमण कर लेता है तो उस पर तत्काल बुलडोजर एक्शन होता है, लेकिन यहां पर एक बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, इतना बड़ा फ्रॉड किया गया, लेकिन अब तक प्राधिकरण की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तक हमने कई ऐसे मामले देखे हैं, वहाँ चाहे कोई ग्रीन बेल्ट कब्जा ले अपने घर के आगे, चाहे थोड़ा सा फ्लोर एरिया रेशियो जिसे FAR बोलते हैं वो बढ़ा ले, उसको लेकर प्राधिकरण का दस्ता पूरे दल बंधु के साथ पहुंच जाता है, उसको ढहा देता है, नष्ट नाबूद कर देता है। लेकिन बिल्डर भूटानी के मामले में बिल्कुल प्राधिकरण ने चुप्पी साधी हुई है।
पूरी इमारत जो कि बुनियाद से लेकर और ऊपर तक 100 फ्लोर यानी 37 तक है, वो झूठे, खोखले और फरेब की बुनियाद पर रखी गई है। इसी को लेकर अब तक प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं की। और देखिए, जो बिल्डर की तरफ से अभी भी उनके, अगर आप वेबसाइट खंगा लेंगे तो उस पर आपको साफ मिलेगा लिखा हुआ कि जो इंफिनिटी पूल है या फिर जो एरिया है ऊपर का 27वां फ्लोर, जो कि बिल्कुल इलीगल बनाया गया है, नक्शे जो अप्रूवल किए गए थे उसके विपरीत बनाया गया, उसका अभी भी आज की डेट तक प्रचार हो रहा है और निवेशकों को ठगा जा रहा है। और दूसरी बात एक और है कि जो पार्शियल ओसी जारी करता है प्राधिकरण, उसको बिल्डर अपना ओसी बता देता है जाके कि उसको अब कोई प्राधिकरण से मिल चुकी है, और वही बायर को दिखाता है और उसी के जरिए ठगता है। जबकि उससे अगर पार्शियल ओसी को अगर आप लेकर रेरा में जाएंगे तो रेरा में जाने के बावजूद वो पार्शियल जो ओसी है वो इनवैलिड होती है, तो वो कंसिडर ही नहीं की जाती रेरा में। तो दूसरा एक ठगने का ये भी तरीका है। और देखिए, जो जितने भी लोगों को ठगा जा रहा है वो अब इंडिया न्यूज के सामने आ रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि उनके साथ कैसे ठगी हुई। इसके अलावा हमने इंफिनिटी पूल के नाम पर जो सिंगापुर की तर्ज पर सब्सिडी दिखाई थी उसका भी खुलासा किया है। और अब ये भी पता लगा है कि जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसमें भूटानी इसी तरह से लोगों को झूठे वादे करता है। कहीं बताता है कि आर्टिफिशियल लेक बनाएगा, कहीं कुछ बताता है। जो एक यूनिक चीज होती है उसका प्रचार प्रसार इतने तेजी के साथ करता है कि उसमें बायर्स फंस जाते हैं और जब उन्हें पता लगता है तो वो इससे पूरी तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर में आते हैं। एक चीज और हम शकील जी से समझना चाहेंगे, उन्होंने बताया था कि जो उन्होंने स्पेस लिया था उसके अलावा और क्या ही फ्लोर है जो उठाए हुए हैं, उसमें जीएसटी की ठीक है अकरम, ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे अकरम, वापस लौटेंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भूटानी ग्रुप और सीबीएस इंटरनेशनल के द्वारा नोएडा के सेक्टर 90 में अल्फा थम टावर की सच्चाई से लगातार इंडिया न्यूज आपको रूबरू करा रहा है। लगातार बायर्स की आवाज को इंडिया न्यूज उठा रहा है। आज उसी के क्रम में इंडिया न्यूज की टीम नोएडा अथॉरिटी पहुंची थी। यहाँ के आला अधिकारियों से हमने बात की। नोएडा अथॉरिटी के एसीओ सतीश पाल से हमने बात की। इस मामले पे पूरे मुद्दे पे उन्होंने इंडिया न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए इस मामले पे आगे जांच कर कार्रवाई करने की बात कही, पर कैमरे पे कहीं ना कहीं वो इस बात पे बोलने से नजर आए, जिसको लेके इंडिया न्यूज लगातार मुखर है और बायर्स की आवाज को लगातार उठा रहा है। इंडिया न्यूज से मैं अली खान, नोएडा। चलिए, तो हमने देखा कि हमारे संवाददाता ने कुछ संबंधित लोगों से बातचीत भी की। वापस हम अपने मेहमानों और संवाददाता के साथ जुड़ते हैं। जी अली, आप क्या कहेंगे? 11 लोगों पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 11 लोग हैं और भूटानी इंफ्रा के मालिक सहित 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये 11 लोग कौन कौन हैं? क्या भूटानी इंफ्रा से जुड़े ही ये लोग हैं या फिर कोई बिचौलिया भी है इस बीच में? बिल्कुल, ये जो 11 लोग हैं इसमें भूटानी इंफ्रा के मालिक प्रेम भूटानी के सहित सीबीएस इंटरनेशनल के कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ अलग अलग जो कंपनी ब्रोकिंग कंपनीज हैं उनके लोग भी शामिल हैं इसमें। तो कुल मिला के जो 11 लोग, इन सभी 11 लोगों पे 1,62,62,00,000 रुपए की ठगी का पूरा आरोप है। इसमें 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के अमाउंट पे एक डील फिक्स की गई थी जिसके नाम एवज पे ये 1,62,62,00,000 रुपए की ठगी की गई थी। उसके बाद अब पुलिस ने जब कई दिनों तक लगातार पुलिस ने जांच की, इसमें थोड़ी जांच करने के बाद इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा था। अब पुलिस इसमें आगे की जांच कर रही है। अली, एक और अहम सवाल है कि ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि स्टैंप की चोरी कैसे हुई, जीएसटी से जुड़ी और बहुत सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, जियो स्टैंप की चोरी का जो मामला सामने आया उसमें भी एक शिकायत जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पेंडिंग दर्ज कराई गई थी। नोएडा के जो जिलाधिकारी है उनके यहाँ दर्ज है। उस शिकायत पे लिखा गया है कि जवाब मांगा गया है भूटानी इंफ्रा से और सीबीएस इंटरनेशनल से कि क्या स्टाम्प चोरी में क्या किया गया। क्योंकि 100 रुपए के स्टाम्प पे भूटानी इंफ्रा और सीबीएस इंटरनेशनल ने एक रेंट एग्रीमेंट कर दिया। जो रेंट एग्रीमेंट जो करा गया 100 रुपए के स्टैंप पेपर, जिसका जो अमाउंट होता है स्टैंप का वो ज्यादा बनता है, पर भूटानी इंफ्रा की तरफ से मात्र 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे करा जाता है। उसको लेके जो है शिकायत दर्ज कराई गई है। अब इसमें आगे इनकी तरफ से जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद इसमें जिला प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है, देखना ये होगा। ठीक है शकील जी, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि आप नोएडा प्राधिकरण से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से आपकी क्या अपील है? सर, नोएडा अथॉरिटी से तो हम यही चाहेंगे कि अपने कंप्लायंस करे, जो उन्होंने सेंसन प्लान दिया है वो मेक श्योर करे कि इन इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी बिल्डिंग जितनी स्ट्रक्चर की डिजाइन है उतना ही बने, क्योंकि लोड बियरिंग कैपेसिटी डिफर करेगी, बिल्डिंग कभी न कभी कोलैप्स करेगा। दिस इज अनसेफ फॉर इन्वायरमेंट, अनसेफ फॉर द पर्सन वर्किंग इनसाइड। सो ये सब चीज का अथॉरिटी खास ध्यान करे। और इसमें इतने सालों से ये प्रोजेक्ट को बने हुए कई साल हो गया और नोएडा अथॉरिटी इस चीज को अभी तक मॉनिटर नहीं कर पाई, जांच नहीं कर पाई कि ये इतने
वायलेशन क्यों हुए हैं। और इस वायलेशन में रेरा का भी उतना ही रोल है जितना अथॉरिटी का, क्योंकि रेरा के पास भी डॉक्यूमेंट है, रेरा के पास भी कंप्लेन है, रेरा ने इसमें कुछ संज्ञान नहीं लिया। अब दूसरी जो जीएसटी की चोरी की हम जो बात जी। कर रहे थे, जीएसटी स्टैम्प चोरी। हाँ, जी। ये मेरा जो फ्लोर है 25वां फ्लोर है सर, ये 27,500 स्क्वायर फीट का फ्लोर है, जिसकी मंथली किराया 25 लाख पे आशीष भूटानी की ही कंपनी है इथेरिया, जिसको उन्होंने दिया हुआ है। जी। मतलब एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरे पॉकेट में पैसा डाल रहे हैं, जिसके डायरेक्टर आशीष भूटानी खुद है। सो इन्होंने इस तरह से 8 फ्लोर को इथेरिया के नाम पे रेंट करके और उसमें दूसरे दूसरे को छोटे छोटे स्पेस रेंट आउट कर रहे हैं। तो मेरे पास तो प्रूफ जो मिली, एक फ्लोर की मिली, डीएम को अब एप्लीकेशन में मैंने ये लिखा था कि इस तरह से 8-10 फ्लोर पे चोरी हुई है रेवेन्यू की, और स्टैम्प पेपर इसी तरह के स्टैम्प पेपर से रेंट एग्रीमेंट बने, तो इसकी पूरी जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एक फ्लोर पे जो टैक्स बनती है रेवेन्यू का, वो लगभग 90 लाख बनना चाहिए, क्योंकि 15 साल का रेंट एग्रीमेंट है और 1 साल का किराया जो बनता है 3 करोड़ है, तो 15 साल का 45 करोड़ हो गया। और जो स्टैम्प ड्यूटी बनती है रेंट एग्रीमेंट पे रजिस्ट्री करने से पहले, वो लगभग 2% होता है। तो इस तरह से 90 लाख बनता है एक फ्लोर का। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि 8 से 10 फ्लोर पे सेम तरह की धांधली हो रखी है। तो ये जांच करना चाहिए डीएम और उनके टीम को, क्योंकि रेवेन्यू लॉस हो रही है और उतना ही जीएसटी की भी चोरी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि रेंटल एग्रीमेंट पे क्या वो रेंट डिक्लेयर कर रहे हैं और क्या जीएसटी पे कर रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। शकील जी, इस पूरे मामले को लेकर अब तक प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है? सर, प्रशासन के तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। मैंने पुलिस कंप्लेंट डाली, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर फाइनली हमने उस पुलिस कार्रवाई के लिए कोर्ट करवाई गया कि कोर्ट इंटरवेंशन करे, और कोर्ट के इंटरवेंशन से लोकल थाने से रिप्लाई गई है कोर्ट में कि कोई मुकदमा हमारे कंप्लेंट पे दर्ज नहीं है। अब कोर्ट के अंदर ये मैटर है, कोर्ट में ये क्या डिसाइड होता है कि एफआईआर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कोर्ट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है सर। चलिए ठीक है शकील और अली और अकरम, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए।